हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये चैप्टर का पार्ट 1। और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सेशन में और हमारे चैनल पे स्टडी शैक बाय संकेत मणियार क्लास 9 एंड 10th के लिए। तो आज क्लास 10 साइंस 2 चैप्टर 4 हम पढ़ने वाले हैं। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि कल जो है 7 बजे, कल मंडे है, तो कल 7 बजे होगा क्विज, जो कि होगा बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो अच्छे से रिवाइज करके आना और देखते हैं किसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और देखिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में जाके फट जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता तो है कि भाई ऐसा पोल्यूशन होता है, ऐसा अर्बनाइजेशन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 3 मार्क का एक आंसर लिखना है, तो क्या आप लिख पाओगे? शायद ही लिख पाओगे, ज्यादातर तो लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ दिस लैंग्वेज। और वो आपको कैसे पता चलेगी? तो प्रैक्टिस से। आपको चैप्टर अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज तो इसमें भर भर के डेफिनेशंस है, सभी को नोटबुक में लिखना ही है, कंपलसरी। क्योंकि डेफिनेशंस लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में से एक ना एक डेफिनेशन तो पूछने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। जैसे कि सबसे पहले हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है। हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, लेकिन फिर भी देखिए, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर। यहां पे आप एक चीज याद रखना पूरे चैप्टर में, कि बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जहां भी मैं बायोटिक बोलूं पूरे चैप्टर के दौरान, उसका मतलब है लिविंग। एबायोटिक बोलूं तो उसका मतलब है नॉन लिविंग। ठीक है? क्लियर है भाई? तो इकोसिस्टम किससे बना हुआ रहता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उन दोनों के बीच में के इंटरैक्शंस। सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई भी इकोसिस्टम ले लीजिए आप, कोई भी इकोसिस्टम, उसके अंदर आपको नॉन लिविंग के साथ इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा फॉर योर नीड्स। जैसे पानी एक नॉन लिविंग थिंग है और मैं एक लिविंग थिंग हूं, तो मेरा पानी के साथ इंटरेक्शन तो होगा ही, क्योंकि मैं पानी पीऊंगा। तो ये इकोसिस्टम है जिसके अंदर पानी भी मेरे काम का है, हवा, ये हवा भी मेरे काम की है। सो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के इंटरैक्शन हो रहे हैं। सिंपल एकदम। ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हर एक फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट। भाई अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो खाना किधर से आएगा, मुझे बताओ। Herbivores like deer, goats, sheep, cattle, horses, camels, etc. feeding upon producers are also important. भाई herbivores जो कि डियर है, गोट है, शीप है, कैटल है, हॉर्स है, कैमल है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और प्रीडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर which prevent the overpopulation of herbivores are also equally important. लायन और टाइगर जैसे जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स मतलब जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, जिनको हम कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होगा, अगर ये नहीं होंगे तो डियर, गोट, शीप, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, है कि नहीं? इसीलिए प्रीडेटर्स भी इंपॉर्टेंट है जो उनकी ओवर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको खाके। इज इट क्लियर? सिंपल है भाई। चलो अब देखिए, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फिल्थी प्लेसेस, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन डंग आर रियली यूजफुल। तो क्या जो कैटरपिलर होते हैं, जो गंदी गंदी जगहों पे पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, गोबर में वगैरह, ये सब भी यूजफुल है क्या? तो जी हाँ, ये भी यूजफुल है। ये यूजफुल क्यों है? Those organisms are also important, though they are dirty, they are responsible for cleaning the environment. ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन करके एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। ठीक है? तो ये सब ऑर्गेनिजम्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो हमारा पूरा अर्थ पूरे गंदी जगह बन जाती। ओके सो दैट्स व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस, हेंस वी शुड केयर फॉर दीज फैक्टर्स।
तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से है, क्योंकि ये फैक्टर्स अर्थ का एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं और हमें इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पधार रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो टेबल है पिछले साल पूछी जा चुकी है 3 मार्क के लिए, ठीक है? पिछले साल या पिछले के पिछले साल ये पूछी जा चुकी है, तो ध्यान से देखना। इकोसिस्टम में होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, क्लियर है? अब देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उनके अंदर आते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद का खाना बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरों से खाना ऑब्टेन करते हैं। तो खुद का खाना कौन बनाते हैं? सिर्फ प्रोड्यूसर्स, तो ऑटोट्रॉफिक और प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ग्रीन प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, मैक्सिमम प्लांट्स में होता है, 1-2 प्लांट्स इसमें नहीं भी होता है। तो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर्स में आएंगे। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब खुद का खाना बनाते हैं, और एट द फॉरमोस्ट थिंग इट इज बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और हेटेरोट्रॉफिक में एनिमल्स आएंगे और डिकम्पोजर्स आएंगे, है कि नहीं? हेटेरोट्रॉफिक मतलब तो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब एनिमल्स क्या होते हैं? किसी भी फूड चेन में एनिमल्स होते हैं कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स के 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है कि नहीं? और डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया लिख सकते हो, माइक्रोब्स लिख सकते हो, दोनों चीज लिख सकते हो आप। बैक्टीरिया कॉमा फंगाई लिखोगे तो भी चलेगा, माइक्रोब्स लिखोगे तो भी चलेगा, इट इज द सेम थिंग। फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें एक्चुअल में दिखाई देते हैं हमारे नेचर में, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, वेपर हो गया, सॉइल, सनलाइट, मिनरल्स, ये सब फिजिकल फैक्टर्स है, हमें देखने को मिलते हैं हर जगह। लेकिन केमिकल फैक्टर्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, वो होते हैं केमिकल फैक्टर्स। और वो जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या आते हैं? देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब बेसिकली जिन भी कंपाउंड्स के अंदर कार्बन आता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब जिनमें कार्बन आता है कहीं ना कहीं, जो हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन आता है, प्रोटीन्स, फैट्स, इनके मॉलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं कार्बन देखने को मिल सकता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो रहे हुए हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। सिंपल है भाई, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, आपको एक चीज दी हुई है यहाँ पे, आपको एक इकोसिस्टम दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज में एक इकोसिस्टम दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने को बोला है आपको। आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे मैं आपको लास्ट जो हमारा सेशन होगा तब मैं आपको उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करके दूंगा, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे है हमारे प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, प्लांट से ग्रासहॉपर्स को मिलता है खाना, फिर ग्रासहॉपर्स को फ्रॉग खाता है और फिर फ्रॉग को स्नेक खाता है। ये ऐसा हमारे पास एक फूड चेन है। अब आपको टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, हाउएवर इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ अ सडन, अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन हो गई तो फिर पैडी क्रॉप पे, पैडी क्रॉप मतलब ये जो क्रॉप्स है उसको ही पैडी क्रॉप कहा गया है, तो उस पे क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, अगर हमारे पास फ्रॉग्स में कमी आ गई तो क्या हो जाएगा? लॉजिकली सोच के देखो ना, फ्रॉग कम हो गए, अगर फ्रॉग कम हो गए तो ग्रासहॉपर को खाने वाले कम लोग होंगे, अगर ग्रासहॉपर को कम लोग खाएंगे तो क्या होगा? तो फिर ग्रासहॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और अगर ग्रासहॉपर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो मतलब प्लांट्स को खाने वाले लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और प्लांट्स पे यही असर पड़ेगा कि पैडी क्रॉप्स जो है वो उनका नंबर डिक्लाइन हो जाएगा, बहुत कम बच जाएंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रासहॉपर्स। कितना सिंपल है बताओ। उसी के साथ से एक और क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज, कौन से कंज्यूमर्स का नंबर कम होगा और कौन से कंज्यूमर्स का ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि ग्रासहॉपर्स का बढ़ेगा क्योंकि ग्रासहॉपर्स को खाने के लिए कम फ्रॉग्स है, और अगर फ्रॉग्स कम हो गए तो स्नेक्स का खाना भी कम हो जाएगा, इसलिए स्नेक्स की तादाद कम हो जाएगी। सो इज इट क्लियर? तो आप आंसर में लिख सकते हैं द नंबर ऑफ स्नेक्स विल डिक्लाइन एंड दैट ऑफ ग्रासहॉपर्स विल इंक्रीज। कितना सिंपल है बताओ, ठीक है। और तीसरा आपको पूछा है व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम। तो ओवरऑल इफेक्ट यही है कि फूड चेन डिस्टर्ब्ड और इनबैलेंस्ड हो जाएगी। अब ऐसा क्यों?
देखो ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि अगर ग्रासहॉपर की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई तो पैडी क्रॉप्स खत्म हो जाएंगे, पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। अगर पैडी क्रॉप्स खत्म हो गए तो उसके बाद ग्रासहॉपर भी खत्म हो जाएंगे। ग्रासहॉपर खत्म हो गए तो बचे कुचे जो फ्रॉग्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, और बचे कुचे फ्रॉग्स खत्म हो गए तो स्नेक्स भी खत्म हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितना सीरियस इफेक्ट होता है। सिर्फ एक चीज को हमने फूड चेन में से गायब किया और बाकी सारी चीजें गायब हो गई। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से फूड चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब और इनबैलेंस्ड हो जाएगी और एट लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अब एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या रिलेशन होता है? अब एनवायरमेंट क्या होता है? सबसे पहली चीज तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट क्या होता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में इसको और थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया है बिना बात के, मुझे लगता है। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं, एनवायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स affecting the living organisms in any possible way is collectively called as environment। हमारे आसपास जो भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमने अभी अभी टेबल में देखे थे, जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्क पड़ता है किसी भी तरीके से, उनको एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, क्योंकि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट की डेफिनेशन तो सेम ही हो गई। बिकॉज फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स मीन्स एबायोटिक फैक्टर्स, बायोलॉजिकल मीन्स बायोटिक फैक्टर्स। तो वही तो देखा था इकोसिस्टम में। तो सिंपल भाषा में मैं बताऊं, एनवायरनमेंट का आप क्या समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट एक जगह है जहां पे बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इतना सिंपल है। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो कंडीशन है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। हमारे आसपास की जो जगह है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। Now it includes many biotic, abiotic, natural and artificial factors। एनवायरमेंट में बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे एनवायरमेंट के दो टाइप्स बनाए जा सकते हैं, नेचुरल एनवायरमेंट और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। ओके, पिछले साल हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पढ़ा हुआ है, इस साल हम नेचुरल और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट पढ़ने वाले हैं। So natural environment consists of air, atmosphere, water, land, living organism, etc. तो हमारा जो एटमोस्फियर है, हवा है, पानी है, लैंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सब आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के तहत। कंटिन्यूअस इंटरैक्शंस अकर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। देयर इंटरैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वही बोला है कि बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स उसके अंदर है, एनवायरनमेंट के अंदर, उनके अंदर कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होते हैं। इसी को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर ढेर सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो, बेसिकली एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ये, लेकिन आपको सिर्फ मेन डेफिनेशन ही पढ़नी है और जो मेन क्वेश्चन है वही पढ़ने हैं। उसको छोड़ के एग्जाम में कभी कुछ पूछा नहीं जाता इस चैप्टर में से, तो टेंशन मत लो। तो एनवायरनमेंट में ज्यादातर दो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। The science that deals with the study of interactions between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology। हाइलाइटर लो, इसको हाईलाइट करो और फिर इसको नोटबुक में लिखो। लिखना जरूरी है, लिखना सच में जरूरी है, मैं बता रहा हूं। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? The science that deals with the study of interactions between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? एनवायरमेंट में जो इकोसिस्टम्स है, उन इकोसिस्टम्स की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। इज इट क्लियर? इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स मतलब इकोसिस्टम हो गया ना। तो एनवायरमेंट के जो इकोसिस्टम है, उन इकोसिस्टम के बारे में स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया। जैसे जब हम एक ह्यूमन की बायोलॉजी पढ़ते हैं तब हमारे पास बेसिक यूनिट होता है सेल, वैसे ही जब हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तब बेसिक यूनिट होता है इकोसिस्टम। जैसे बहुत सारे सेल्स मिलाकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम्स बनाकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं और उसकी स्टडी इकोलॉजी में होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम्स इन अर्लियर क्लासेस।
A small pond is an ecosystem whereas the earth is the largest ecosystem. मतलब किसी भी चीज को कहीं भी आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में इंटरेक्शन दिख रहा है तो उसको आप इकोसिस्टम बोल सकते हो। एक छोटा सा पॉन्ड है, उसमें बहुत सारी फिश है, उसके अंदर प्लांट्स है, उसके अंदर माइक्रोब्स हो सकते हैं, उसके अंदर पानी है, ये सारी चीजें इकोसिस्टम ही तो है। तो एक स्मॉल पॉन्ड भी इकोसिस्टम है, हमारा पूरा अर्थ भी एक इकोसिस्टम है, हमारा एक रूम, हमारा घर भी इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि हमारे घर में भी तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में इंटरेक्शन चल रहा है, तो उसको भी हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interactions collectively constitute the ecosystem. ये definition नहीं है, ये समझने के लिए है कि अगर एक geographical area में बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स है, उनके बीच में इंटरैक्शंस है, तो उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। इतना ही बताने की कोशिश की है। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन भी पूछा और उसका आंसर भी टेक्स्ट बुक में दिया है। Which cycles are operated in the environment? What is their importance? तो देखिए, एनवायरमेंटल बैलेंस, ये उसका इंपॉर्टेंस है। एनवायरमेंट में एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। और कौन सी साइकिल से पिछले साल हमने पढ़ी हुई है? वाटर साइकिल तो हमने शुरुआत से पढ़ी हुई है, कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, ये सब साइकिल्स है और ये एनवायरमेंट बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करती है। सिंपल, environmental balance is also maintained due to various food chains of the ecosystem. इकोसिस्टम की जो फूड चेन्स है उनकी वजह से भी एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन होता है। सिंपल, ओके। नाउ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। नेचर के बिना ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। हमें पानी नेचर से मिलता है, हवा नेचर से मिलती है, हर एक चीज नेचर से मिलती है। Hence it is basic responsibility of human being to preserve nature without disturbing its balance. तो ह्यूमन बींग्स की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको नेचर को प्रिजर्व करना है और उसका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करना है। It is said that we have got this earth planet on lease from our future generations and not as an ancestral property from our ancestors. तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो अर्थ है ये हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन से भाड़े पे मिला हुआ है। लीज मतलब भाड़ा। हमारे बाप दादाओं की जमीन नहीं है ये कि हम कुछ भी करेंगे अपने मन से, हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन से भाड़े पे मिला हुआ है। ऐसा, अब कुछ लोग बोलेंगे तो नॉनसेंस है यार, कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए, हम इस अर्थ पे रह पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है उन्होंने इस अर्थ को ठीक से संभाल के रखा था, नहीं तो हम आज जिंदा नहीं रह पाते। वैसे ही हमें भी इस अर्थ को संभाल के रखना है जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस यहाँ पे अच्छे से रह पाए। Is it clear? Hence we should not forget to conserve it for ourselves and for future generations. तो हमें इसको कंजर्व करना है, सेव अर्थ फॉर फ्यूचर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो देखिए, when some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment and ultimately affects the existence of biotic factors. तो देखिए क्या होता है, अगर कुछ नेचुरल फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर्स मतलब कुछ डिजास्टर्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकता है, या फिर कुछ आर्टिफिशियल पोल्यूशन फैलाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं जैसे इंसानों का आपको पता ही है। तो ये सबसे जब एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है तब एक इम्बैलेंस बनता है एनवायरनमेंट के अंदर और उसी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एग्जिस्टेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सिंपल, देखिए महात्मा गांधी जी ने बोला था, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सैटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। तो ये अर्थ जो है ना, सबकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन जो ग्रीड है, लालचीपना है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। और अगर लोग लालची बनते जाएंगे तो एक ना एक दिन ये अर्थ का डिस्ट्रक्शन पक्का है, ये उन्होंने बोला था। देखिए, यहां से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल और मैनमेड फैक्टर कौन से एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने वाले। तो नेचुरल फैक्टर्स में आप लिख सकते हैं अर्थक्वेक हो गए, फ्लड हो गया, सुनामी हो गई, फॉरेस्ट फायर्स हो गई, ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं। जबकि मैनमेड फैक्टर्स क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन, फिशिंग, हंटिंग, पोचिंग, फायर, पोल्यूशन, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, ये सब मैनमेड फैक्टर्स है जिनसे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है।
At present, many environmental problems have been arisen due to effect of various natural and artificial factors on earth. Environmental pollution is one of those main factors. तो जो pollution होता है ना environment में, ये एक main factor है. ये सब जो भी problems आ रही है उनका एक main factor है environmental pollution. Generally, contamination of any material is pollution. Pollution का मतलब होता है किसी भी चीज को गंदा करना. Contamination मतलब गंदगी, उसको हम कहते हैं पोल्यूशन. ये साइंटिफिक लैंग्वेज में था, इसीलिए हिंदी में हम बोले तो गंदगी बस. देखिए, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ये भी एक डेफिनेशन मिलती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर नेचुरल इवेंट्स की वजह से जो अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंज होता है, जो एक्चुअल में जरूरत नहीं है या फिर जो चेंज सही नहीं है ऐसा चेंज होता है, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन. दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल व्हिच विल बी हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो देखिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की एक और डेफिनेशन मिलती है हमें कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे एयर, वाटर, सॉइल की, उनके अंदर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चेंज बाय ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं कि आपका ब्रेन एब्जॉर्ब कर पाए चीजों को. एक और बार देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस in physical, chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other living beings is environmental pollution. अब आप बोलोगे हम डेफिनेशन में क्या लिखे, तो ये आपकी डेफिनेशन है, इसको लिखना है. ठीक है, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, इसको मत लिख देना. ओके, इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डिफॉरेस्टेशन एंड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पॉपुलेशन बढ़ रही है इंसानों की, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कचरा बढ़ेगा, पोल्यूशन होगा. फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियां बन रही है. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे यूज. डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई. अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, कहीं भी कुछ भी अर्बनाइजेशन, कहीं भी कुछ भी सिटीज बना रहे हो, ये सब की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है. तो आज के सेशन में इतना ही, और कल 7 बजे जरूर आ जाना. क्विज है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो तैयारी करके आना. वेबसाइट की लिंक, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक, हमारे दूसरे चैनल की लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो. इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट मिलते रहेंगे, क्विजेस होते रहते हैं हर महीने, और अभी एक क्विज होने ही वाला है इस हफ्ते भर में मुझे लगता है, तो कर लो फॉलो. वहां पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे. और हमारी वेबसाइट का भी लिंक है जहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स मिल सकते हैं. हमारे दूसरे चैनल पे कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल के रखे हुए हैं. यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलेंगे अगले सेशन में. अंटिल देन, बाय बाय.